गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए इंटर के लिए टैक्सेशन पेपर का रिवीजन कर रहे हैं। हमने 2 चैप्टर रिवाइज कर लिए थे, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट और रेजिडेंशियल स्टेटस। अब हम हेड्स ऑफ इनकम रिवाइज करेंगे। उसमें पहला टॉपिक सैलरी यानी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड अपन रिवाइज करेंगे। मेन टॉपिक्स तो पेज नंबर 3.12 पे आप पढ़ेंगे। यहाँ से आपको साफ साफ बता रखा है कि सैलरी में जो सेक्शन 15 to 17 कवर्ड होते हैं। सैलरी में आने के लिए कोई भी इनकम सैलरी हेड में कब टैक्सेबल होती है, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। यानी अगर आप कहीं पे जॉब ज्वाइन करते हैं, आप किसी के अंडर में काम करते हैं और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, वहीं पे सैलरी है टैक्सेबल होगा। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस साइन करते हैं तो आप उसके एम्प्लॉय बन जाते हैं। फिर वहाँ पे जो आपको अमाउंट मिलेगा एज ए रेम्युनरेशन, चाहे वो सैलरी के नाम से मिले, बोनस, कमीशन, किसी भी नाम से मिले, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस साइन करते हैं तो आप इंडिपेंडेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप उसके अंडर में नहीं है। फिर आपको जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन या अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। आप चाहे फुल टाइम काम करें या पार्ट टाइम को जॉब करें, कहीं पर चाहे 2 घंटे जॉब करें या पूरे दिन जॉब करें, सारे जगह का जो भी इनकम आपको मिलेगी वो सैलरी हेड में क्लब होगी। हो सकता है आप 2 घंटे इधर काम करते हो, फिर 3 घंटे कहीं और जाते हो, तो 5 घंटे जो भी आपने काम किया, चाहे एक एम्प्लॉयर हो चाहे एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर हो सकते हैं, आपकी जो टोटल अमाउंट होगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। फोरगोइंग ऑफ सैलरी नाम से पता चल रहा है, अगर आप अपनी सैलरी छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सैलरी पर आपको ड्यू बेसिस पे टैक्स देना होगा। सपोज़ आपको 12 मंथ की सैलरी मिली, आपने उसमें से 1 महीने की सैलरी बाहर जब ऑफिस से निकले तो गरीब बच्चे थे, आपने उनमें बांट दी, तो आपने फोरगोइंग ऑफ सैलरी त्याग दी, छोड़ दी, तो ये वेवर नहीं माना जाएगा, ये कोई टैक्स फ्री नहीं होगा, इस पर आपको टैक्स देना होगा। केवल एक एक्सेप्शन है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में अगर आप अपनी सैलरी को सरेंडर कर देते हैं, केंद्र सरकार को सरेंडर करते हैं, तो उस पर आपको टैक्स पे नहीं देना होता है, बाकी सब पे देना होता है। सैलरी पे टैक्स फ्री सैलरी होती नहीं है। टैक्स फ्री का मतलब है, इंडिया में रूल है, एक लिमिट से ज़्यादा अगर आपकी सैलरी है तो उस पर टीडीएस कटता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी जैसे ही सैलरी जनरेट होती है हाथों टैक्स काटता है आपका एम्प्लॉयर। तो जैसे मान लीजिए 1 लाख सैलरी है और टैक्स की रेट सपोज 10% है, तो 10,000 टैक्स कट के आपको 90,000 मिलेंगे इन हैंड सैलरी। तो आप ये नहीं बोल सकते वो टैक्स फ्री है, क्योंकि जो 10,000 टैक्स आपका कटा है वो आपके पैन नंबर से टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगा। तो टीडीएस एक तरह से एडवांस टैक्स होता है जो हर महीने आपकी सैलरी से डिडक्ट होता रहता है और टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो जाता है। और जब साल के एंड में जब आप अपना खुद का टैक्स कैलकुलेट करते हैं पूरे 12 मंथ में, तो जितना टीडीएस आपका जमा करा चुका है आपका एम्प्लॉयर, उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है। क्रेडिट मतलब टोटल टैक्स लायबिलिटी में से उसे लेस कर दिया जाता है। प्लेस ऑफ एक्रूअल तो देखा ही जाएगा। सैलरी में आपने पढ़ लिया था रेजिडेंशियल वाला चैप्टर कि अगर कोई इनकम इंडिया में कमाई जाती है तो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग इंडिया में आपको टैक्स देना होगा। कोई भी सैलरी आप इंडिया में कमाते हैं, चाहे वो इंडिया से बाहर मिल रही है, इंडिया में मिल रही है, आपको टैक्सेबल होगी। फिर अगर आपको कोई रेम्युनरेशन रिसीव होता है बाय ऑफिशियल एम्बेसी जो फॉरेन एम्बेसी होती है, इंडिया में आप दिल्ली जाएंगे तो बहुत सारी फॉरेन एम्बेसी होती है। एम्बेसी का काम होता है दोनों देशों में फ्रेंडली रिलेशन को प्रमोट करना और वहाँ अपने सिटीजन्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो अगर कोई एम्बेसी में काम करता है तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो उसकी देश की सरकार देगी। जैसे दिल्ली में जो यूके एम्बेसी है, ब्रिटेन की जो एम्बेसी, उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन्हें सैलरी कौन देती है? ब्रिटेन की गवर्नमेंट देती है। तो इंडिया में थोड़ी लगेगा उन पर टैक्स, पर कुछ कंडीशन है कि हमारे देश की वहाँ पर जो एम्बेसी है ब्रिटेन में, वहाँ पे भी ब्रिटेन सरकार हमारे देश के लोगों से नहीं लेगी टैक्स। सेम रेम्युनरेशन रिसीव फॉर सर्विस रेंडर इन इंडिया एज एन एम्प्लॉय फॉरेन एंटरप्राइज। अगर आप किसी फॉरेन एंटरप्राइजेस के लिए काम कर रहे हैं, इंडिया में आते हैं और 90 दिन से ज़्यादा के लिए इंडिया में नहीं आते हैं, किसी बिजनेस ट्रिप के लिए आते हैं, पर वो फॉरेन एंटरप्राइज इंडिया में कोई अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रही है, केवल उसका ऑफिस है, और आप 90 दिन से ज़्यादा इंडिया में विजिट नहीं कर रहे हैं, और आपके एम्प्लॉयर को इंडिया जो है एम्प्लॉयर जब वो अपना पीएन अकाउंट बनाएगा, अगर इंडिया में उसका कोई बिजनेस है, पीएन अकाउंट बनाएगा, तो सैलरी की कोई डिडक्शन नहीं मांग रहा है, यानी वो एक्सपेंस नहीं दिखा रहा है आपकी सैलरी को, तो आपको इंडिया में कोई टैक्स भी नहीं करना होगा। सेम वही सैलरी रिसीव बाय नॉन सिटीजन है, आप नॉन रेजिडेंट हैं, फॉर सर्विस रेंडर इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट फॉरेनशिप। अगर आप फॉरेनशिप पे काम करते हैं, इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडिया में निवासी नहीं है, तो 90 दिन से ज़्यादा आप इंडिया में नहीं रहते हैं, आपका जो टोटल स्टे इंडिया में 90 दिन से ज़्यादा का नहीं है, तो आपको जो रेम्युनरेशन मिल रहा है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। रेम्युनरेशन रिसीव बाय फॉरेन गवर्नमेंट से आपको कोई रेम्युनरेशन मिल रहा है एम्प्लॉय ड्यूरिंग द स्टे इन इंडिया फॉर स्पेसिफाइड ट्रेनिंग। अगर इंडिया में कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है और आपको रेम्युनरेशन मिलता है किसी गवर्नमेंट के थ्रू, और वो गवर्नमेंट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है, या तो गवर्नमेंट है या कोई ऐसी होली ओन्ड कंपनी है जिसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक है, कोई भी कंपनी जो सब्सिडी कंपनी है गवर्नमेंट की, कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, कोई सोसाइटी है जो सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ से जो भी रेम्युनरेशन मिलेगा आपका इंडिया में ड्यूरिंग स्टे ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है।
मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिस ऑफ चार्ज, हर हेड की स्टार्टिंग बेसिस ऑफ चार्ज से होती है। सेक्शन 15 बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब है कि वो कौन सी बेसिक कंडीशन है जो आप फुलफिल कर दें तो वो इनकम उस हेड में टैक्सेबल हो जाती है। तो सैलरी में बेसिस ऑफ चार्ज कम एक तो ये है कि एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए, और सैलरी पे किस बेस पे टैक्स लगेगा, या तो ड्यू हो जाए सैलरी या रिसीव हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। या तो सैलरी ड्यू हो गई है, काम कर दिया, मिली नहीं है, या पहले ही ले लिया आपने एडवांस बेसिस पे, रिसिप्ट बेसिस पे ले ली, विच एवर इज अर्लियर, उस बेसिस पे आपको टैक्स देना होगा। जैसे आपने 12 महीने काम किया पर आपके एम्प्लॉय ने अभी 11 मंथ की सैलरी दी है, 1 मंथ की नहीं दी, पेंडिंग चल रही, पर आपको टैक्स तो पूरे 12 मंथ पे देना होगा ड्यू बेसिस पे। एडवांस सैलरी बताई थी, कई बार आप एडवांस सैलरी ले लेते हैं, आपको कोई ज़रूरत है पैसे की, तो आप अपने एम्प्लॉयर से कहते हैं मुझे आगे की महीने की सैलरी अभी दे दो, तो अगर आपको एडवांस बेसिस पे सैलरी मिलती है तो वो अभी टैक्सेबल होगी। जैसे मान लीजिए आपका प्रीवियस ईयर 23-24 है, जो 1 अप्रैल 23 से खत्म होगा, 31 मार्च 24 को एंड होगा। आपने मार्च में अपने एम्प्लॉयर से बोला कि अप्रैल मई की सैलरी मुझे इसी साल दे दी जाए, तो आपको अप्रैल मई की सैलरी पे सेम ईयर में 23-24 में ही टैक्स देना होगा। और फिर जब नेक्स्ट ईयर 24-25 प्रीवियस ईयर शुरू होगा तो अप्रैल मई की सैलरी पे दोबारा टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो इनकम पहले लास्ट ईयर टैक्सेबल हो चुकी है। अगर आप अपने एम्प्लॉयर से कोई लोन लेते हैं तो लोन को सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा, लोन पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा। एरियर ऑफ सैलरी मतलब बकाया सैलरी, कई बार क्या होता है आपका एम्प्लॉयर बैक डेट से इंक्रीज कर देता है आपकी सैलरी रेट्रोस्पेक्टिवली। जब आपकी सैलरी बैक डेट से यानी रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज कर दी जाती है तो आपको एरियर ऑफ सैलरी दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी है 10,000 रुपये और आप अभी जुलाई चल रहा है तो आपकी सैलरी अगस्त से आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि 12,000 हो जाएगी, तो ठीक है अगस्त से 12,000 मिलने लगेंगे, 2,000 बढ़ जाएंगे, पर वो कहता है कि नहीं अगस्त से नहीं, ये रूल आपसे जनवरी पे अप्लाई होगा, जनवरी से अप्लाई होगा आप पर। तो जनवरी से लेकर जुलाई तक आपको 2,000 रुपये हर महीने कम मिल रहे थे, तो वह बढ़ के मिलेंगे, यानी छः महीने का, जनवरी से जुलाई 6 महीने 2,000 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये हर महीने। तो अगस्त में जो बढ़ के आपको पैसा मिलेगा 12,000 रुपये एक्स्ट्रा, उसे एरियर ऑफ सैलरी कहा जाएगा। और एरियर ऑफ सैलरी तभी टैक्सेबल होगा जब ये आपको रिसीव होगा। सैलरी का क्या मतलब है, सेक्शन 17 में सैलरी में 3 चीज़ें आती हैं, सेक्शन 17 कवर करता है। तो सैलरी की डेफिनेशन, परक्यूजिट्स अभी आप पढ़ेंगे, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, सैलरी की जगह कोई आपको प्रॉफिट भी दिया जा सकता है। सैलरी का मीनिंग आपको दे रखा है। सैलरी की जो डेफिनेशन है सेक्शन 17 में वो इंक्लूसिव डेफिनेशन, एक होती है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन और एक होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ बाई चांस लिखने से छूट गई है लॉ में, पर वो भी उस कंडीशंस को पूरी कर रही है, यानी वो इनकम है और सैलरी है, तो वो सैलरी मानी जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि सेक्शन 17 में इसे लिखा नहीं गया था इसलिए मैं इस पर टैक्स नहीं दूंगा। और सैलरी में मॉनेटरी चाहे कैश में मिले चाहे नॉन मॉनेटरी फॉर्म में मिले, दोनों कवर्ड होते हैं। सैलरी में शॉर्ट में पढ़ लेते हैं तो वेजेस कवर्ड होती है, एन्युटी कोई पेंशन, कोई ग्रेचुटी, कोई फी, कमीशन, परक्यूजिट्स और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। और इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस एनी एडवांस सैलरी इसमें कवर्ड होगी। एनी पेमेंट रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम, लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट, छुट्टियों के बदले जो पैसा मिलता है वो भी सैलरी का ही पार्ट होगा। प्रोविडेंट फंड का जो पीएफ का पैसा मिलता है वो भी सैलरी का ही पार्ट होगा। कोई भी कंट्रीब्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है या एनी अदर एम्प्लॉयर कर रहा है, ठीक है, आपके लिए किसी फंड में, पेंशन फंड में, वो भी सैलरी का पार्ट होगा। कोई कंट्रीब्यूशन कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट इन द प्रीवियस ईयर टू अग्निवीर कॉर्पस फंड अकाउंट में एंड इंडिविजुअल एनरोल्ड इन अग्निपथ स्कीम, वो भी सैलरी का ही पार्ट माना जाएगा। वेजेस सैलरी में टैक्स के अकॉर्डिंग कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वेजेस के नाम से आपको पेमेंट मिल रहा है चाहे सैलरी के नाम से आपको पेमेंट मिल रहा है, तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। ये अलाउंसेस विच आर फुली टैक्सेबल अंडर बोथ रेजिम। बोथ रेजिम मतलब एक तो ओल्ड रेजिम है टैक्स है जिसमें कम रेट से आपको टैक्स देना पड़ता है, एक न्यू रेजिम है या डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम है जिसमें आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में तो ज़्यादा रेट से टैक्स देना होता है, न्यू टैक्स रेजिम में कम रेट से टैक्स देना होता है। चॉइस होती है, आप कोई से भी चॉइसेस ले सकते हैं, तो एसएससी उसी ऑप्शन को चुनता है जिस पे टैक्स की रेट कम होती है। तो इसमें ये जो अलाउंसेस आप पढ़ने चाह रहे हैं, दोनों केसेस में चाहे आप ओल्ड रेट से टैक्स दे रहे हैं चाहे न्यू रेट से टैक्स दे रहे हैं, दोनों केसेस में टैक्सेबल होंगे। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, यानी जब आपकी डेयरनेस अलाउंस कम पड़ जाता है, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो आपके लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको डीए के अलावा, डीएनएस अलाउंस के अलावा, महंगाई भत्ते के अलावा एक सिटी कंपनसेटरी अलाउंस देता है, फुली टैक्सेबल होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है जो जिनकी पब्लिक डीलिंग होती है, जब पब्लिक बहुत आती है, कस्टमर आते हैं, क्लाइंट को बार बार चाय कॉफ़ी वगैरह पिलानी होती है, तो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, पर अभी आप आगे पढ़ेंगे केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सैलरी हेड में से डिडक्शन दी जाती है, एक लिमिट है, उस लिमिट तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस घटा दिया जाएगा। यानी एक बार तो पूरा जुड़ेगा सैलरी में, जब पूरे सैलरी हेड का टोटल आएगा उसमें से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन दी जाएगी। कितनी दी जाएगी हम आगे रिवाइज करेंगे।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए दिया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये फुली टैक्सेबल होगा। पर हाँ, अगर कोई जो एम्प्लॉय है वो ब्लाइंड है, डेफ है, डम है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है एम्प्लॉय, एग्जेम्पशन उसे 3200 पर मंथ तक माफ़ हो जाएगा। अगर 3200 पर मंथ से ज़्यादा मिला है तो उसे टैक्स पे करना होगा। अलाउंसेज विच आर पार्शियली एग्जाम अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजिम और अलाउंसेज विच आर फुली टैक्स डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। अगर आप न्यू रेट से टैक्स देना चाह रहे हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से टैक्स पे करना चाह रहे हैं, तब तो ये अलाउंसेज जो आप पढ़ने जा रहे हैं फुली टैक्सेबल होंगे। पर अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजिम से टैक्स देते हैं, यानी ओल्ड टैक्स रेट से टैक्स देते हैं, पुराने टैक्स स्ट्रक्चर से टैक्स देते हैं, तो ये अलाउंसेज आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 है। अगर आप रेंट पे मकान में रहते हैं, रेंट देते हैं, किराया देते हैं, तो आप डिडक्शन मांग सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस से शॉर्ट में HRA बोलते हैं। अगर 3 पॉइंट करने होंगे, इन तीनों में से जो कम आएगा वो आपके लिए माफ़ हो जाएगा HRA में। अगर आप रेंट देंगे तभी ये छूट मिलेगी, और रेंट जो देंगे कम से कम सैलरी के 10% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर सैलरी के 10% से आप कम दे रहे हैं रेंट, तो उसके आपको HRA की कोई छूट नहीं मिलेगी। फिर जितना भी है हाउस रेंट अलाउंस मिला वो आपकी सैलरी में पूरा ऐड हो जाएगा। पहला पॉइंट है HRA एक्चुअल अमाउंट रिसीव। आप इसे ऐसे बोल सकते हैं जो एक्चुअल में पैसा मिला। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी आप यहाँ पर लेंगे, ठीक है। और 50% ऑफ सैलरी, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में आप रहते हैं, 4 शहरों में किराया देते हैं, तो आपकी सैलरी का 50% दिया जाएगा फॉर द रेलेवेंट पीरियड। रेलेवेंट पीरियड मतलब जितने महीने आप किराए पे रहें। और अगर आप अदर सिटीज़ में रहते हैं इंडिया की इन 4 सिटीज़ के अलावा, तो फिर से 2 पॉइंट तो सेम ही है। HRA एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो HRA का अमाउंट आपको मिला, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40% लिया जाएगा, 50% लिया जाएगा। यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में रहते हैं तो 50% लिया जाएगा सैलरी का। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप इनके अलावा कहीं और रहते हैं तो 40% लिया जाएगा। और HRA तभी आपको छूट मिलेगी जब आप रेंट पे कर रहे होंगे। अगर आप रेंट पे नहीं करेंगे तो हाउस रेंट अलाउंस की कोई छूट नहीं मिलेगी, पूरा हाउस रेंट अलाउंस आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आप न्यू रेट से टैक्स देना चाह रहे हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में टैक्स देना चाह रहे हैं अंडर सेक्शन 115BAC डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, या न्यू रेट जो है टैक्स की कम रेट से टैक्स देना चाह रहे हैं, तो HRA की कोई छूट आपको नहीं मिलेगी, पूरा HRA टैक्सेबल होगा। और अगर आपका खुद का मकान है तो कॉमन सेंस आप किराया नहीं पे कर रहे होंगे, तो किराया पे नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। और सैलरी का मतलब यहाँ पे 3 है, तीन का टोटल सैलरी कराएगा। एक तो बेसिक सैलरी जो पे स्केल से कैलकुलेट होती है, DNS अलाउंस अगर महंगाई भत्ता जो मिलता है आपको, अगर और वो कंडीशनल होना चाहिए, DNS अलाउंसेस कंडीशनल होना चाहिए। ये DA को कंडीशनल कब माना जाएगा? अगर DA के बारे में इन तीनों में से कोई भी चीज़ लिखी आ जाए तो DNS अलाउंस कंडीशनल माना जाएगा। एक तो ये लिखा आ जाए फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी है, यानी सैलरी का मेन पार्ट है, फॉर्म पार्ट FORM फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी लिखा आ जाए क्वेश्चन में। या ये लिखा आ जाए DA इज इंक्लूडेड फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन, या रिटायरमेंट की बेनिफिट की कैलकुलेशन में इंक्लूड होता है, या अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ लिखी आ जाए तो ही DNS अलाउंस को कंडीशनल माना जाता है। एक तो फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी है, या अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको रिसीव होता है, या इट इज़ इंक्लूडेड फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन, या रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन में ऐड होता है, तो DNS अलाउंस कंडीशन माना जाएगा। तो DA को भी आप लेंगे। इफ प्रोवाइडेड का मतलब वही है कंडीशनल है तो। और कमीशन अगर फिक्स पर्सन से मिलता है आपको टर्नओवर यानी सेल पे तो ही लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। तो इन तीनों का टोटल सैलरी कहलाएगा। एक तो बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस इफ कंडीशनल प्लस कमीशन ऑन सेल बाय फिक्स परसेंटेज। रेलेवेंट पीरियड का मतलब वही है जिस पीरियड में आप किराया पे कर रहे थे। अब ये अलाउंसेज जो आप पढ़ने जा रहे हैं इन सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज 1 में, ये अलाउंसेज जितना आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए मिलते हैं, अगर आप ऑफिशियल पर्पस के लिए अलाउंसेस को खर्च कर देते हैं तब तो माफ़ हो जाएंगे। अगर इनमें से कुछ बचा लेते हैं तो टैक्स लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है। 1000 रुपये आपको मिले, आपने 500 रुपये खर्च किए तो 500 रुपये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। जो अलाउंसेस आप पढ़ने जा रहे हैं ये 3 अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च एंड एकेडमिक अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस, यानी ये 3 अलाउंस अगर आपको मिले हैं और आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च कर दिए हैं तब तो माफ़ हो जाएंगे। पूरा खर्च कर दिया तो पूरा माफ़ हो जाएगा। पर अगर इनमें से कुछ बचा लेते हैं आप, या ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च नहीं करते हैं, आपको पर्सनल पर्पस के लिए खर्च कर देते हैं, तो कोई छूट नहीं मिलेगी। तीनों अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएंगे। एक तो हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस। अब जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज सेकंड में पढ़ने जा रहे हैं, ये अलाउंस एक लिमिट तक माफ़ होंगे, यानी ये खर्च करें हो या नहीं करें उससे मतलब नहीं, एक लिमिट तक तो माफ़ होंगे ही होंगे। जैसे स्पेशल कंपनसेटरी हिल एरिया अलाउंस है 800 से 300 पर मंथ माफ़ होगा। क्वेश्चन में दिया होगा कौन सी जगह 800 है, कौन सी 300 माफ़ है, आता नहीं है चल रही है एग्जाम में। और सियाचिन में अगर पोस्टिंग की जाती है आर्मी लोगों की तो 7000 पर मंथ तक ही माफ़ होता है।
स्पेशल कंपनसेटरी या ट्राइबल एरिया अलाउंस भी बोलते हैं, शेड्यूल एरिया अलाउंस भी बोलते हैं इसको। ये 200 पर मंथ तक माफ़ होता है 9 स्टेट्स में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इन 9 स्टेट्स में 200 रुपये पर मंथ तक ये माफ़ होगा, स्पेशल कंपनसेटरी या ट्राइबल एरिया अलाउंस। इसी तरह अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप ड्राइवर हैं, आपका काम है व्हीकल्स को इधर से उधर लेके जाना, तो आपको डेली अलाउंस मिल सकता है। ठीक है, डेली अलाउंस अगर मिलता है तो ये वाला अलाउंस आपके लिए फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर डेली अलाउंस मिलता है, डे टू डे खर्चे के लिए कुछ पैसे मिलते हैं, डेली अलाउंस के नाम से मिलते हैं, तब तो ये छूट नहीं मिलेगी। पर आपको डेली अलाउंस नहीं मिलता तो आपका एम्प्लॉयर आपको ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस दे सकते हैं। हम इसे बोल रहे हैं ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस पढ़ने के लिए। तो आपको अगर ये अलाउंस मिलता है तो कितना माफ़ हो गया, या तो जितना भी अलाउंसेस मिला एक्चुअल अमाउंट रिसीव का 70%, यानी एक्चुअल अमाउंट रिसीव का 70% या 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस वो माफ़ हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा मिला है तो टैक्सेबल होगा, यानी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट का 70% या 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस वो माफ़ हो जाएगा। उससे ज़्यादा मिला है तो टैक्स आपको देना होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए माफ़ होगा। पर देखिए 100 रुपये मैक्सिमम, अगर किसी बच्चे के लिए 80 रुपये मिल रहे हैं तो अब 80 रुपये ही माफ़ करेंगे। इसी तरह हॉस्टल अलाउंस 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड तक एग्जेम्प्ट होगा, अगर इससे ज़्यादा मिल रहा है तो टैक्स लगेगा। इसी तरह कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस 26 रुपये पर मंथ तक माफ़ होगा। एरिया बता देगा क्वेश्चन आपको, हम तो वो पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के चांसेस हैं। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस जो केवल आर्मी लोगों के लिए माफ़ होगा, 3900 पर मंथ तक माफ़ हो जाएगा। अंडरग्राउंड अलाउंस बोले, माइंस अलाउंस बोले, जो माइंस में काम करते हैं वर्कर उनको भी अलाउंसेस दिया जा सकता है अंडरग्राउंड या माइंस अलाउंस के नाम से, ये 800 रुपये पर मंथ तक माफ़ कर दिया जाएगा। इसी तरह हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस जो आर्मी के आर्म फोर्सेस को दिया जाता है, हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, ये 4200 पर मंथ तक माफ़ होगा। और अगर आपके आइलैंड में पोस्टिंग होती है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह में आइलैंड ड्यूटी अलाउंस मिलता है। आइलैंड ड्यूटी अलाउंस आर्म फोर्सेस के लिए केवल 3,250 रुपीज़ पर मंथ तक माफ़ होगा। इससे ज़्यादा मिला है तो टैक्सेबल होगा। अब जो अलाउंसेस आप पढ़ने जा रहे हैं ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे दोनों केसेस में, यानी चाहे आप ओल्ड टैक्स से रेट दें चाहे न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स दें, ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आपको टूर पे भेजा जाता है एक शहर से दूसरे शहर, तो ट्रैवलिंग अलाउंस दे सकता है आपका एम्प्लॉयर। अगर आप खर्च कर देंगे तो ये फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर डेली अलाउंस, अगर आपने पढ़ा था डेली अलाउंस भी मिल सकता है, पर अगर डेली अलाउंस मिलता है तो अगर और ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस भी मिल रहा है तो ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर डेली अलाउंस मिलता है तो ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस जो आपने पढ़ा था कि अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आप ट्रक चलाते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं व्हीकल्स को, ट्रक या कोई भी बस वगैरह, आपका काम है इधर से उधर लेके जाना व्हीकल को, तो आपको जो ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस मिलता है उसका से या तो 70% या 10,000 पर मंथ विच एवर लेस वो एग्जेम्प्ट होगा। पर अगर डेली अलाउंस मिल रहा है तो ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा। और कन्वेंस अलाउंस दिया जा रहा है तो ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ पर आपने पढ़ा था कि अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिए, तो पढ़ा था अभी आपने कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको दिया जा रहा है तो और कोई ब्लाइंड है, कोई डेफ है, कोई डम है और कोई ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, यानी वो ढंग से चल नहीं पाता, हैंडीकैप्ड पर्सन है, वो डिसेबिलिटी है उसमें, तो ये 3,250 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होगा। अगर 3200 रुपये से ज़्यादा मिल रहा है तो ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अलाउंसेज विच आर फुली एग्जेम्प्ट ओनली अंडर द ऑप्शनल टैक्स रेजिम। ऑप्शनल टैक्स रेजिम मतलब अगर आप ओल्ड टैक्स से रेट से टैक्स दे रहे हैं, नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स दे रहे हैं तो ये अलाउंसेज माफ़ हो जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को जो भी अलाउंसेज मिलते हैं चाहे वो किसी भी नाम से मिले, फुली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अगर आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो जो भी अलाउंसेज आपको मिलते हैं यूएनओ की किसी भी ऑफिस में काम करने के बदले, वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। और जो सैंक्चुअरी अलाउंसेज मिलता है एज ए ऑनरी अलाउंस जो मिलता है हाई कोर्ट के जजेस को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अलाउंसेज विच आर फुली एग्जेम्प्ट अंडर बोथ रेजिम, यानी चाहे आप नॉर्मल रेट से टैक्स दे रहे हैं चाहे न्यू टैक्स रेट से टैक्स दे रहे हैं, दोनों केसेस में अलाउंसेज माफ़ होगा। अगर आप गवर्नमेंट के बिहाफ पर आउटसाइड इंडिया जाके कोई सर्विस देते हैं तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग आउटसाइड इंडिया जाके आप जो भी अलाउंसेज दे रही है गवर्नमेंट, आपको जो भी परक्यूजिट दे रही है, सुविधाएं दे रही हैं, वो एग्जेम्प्ट होगी। पर सैलरी पे तो टैक्स आपको देना होगा, बेसिक सैलरी तो टैक्सेबल होगी, पर कोई भी अलाउंसेज मिल रहा है किसी भी नाम से, कोई भी फैसिलिटी आपको दे रही है गवर्नमेंट किसी भी नाम से, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाएगी। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक है पेंशन। पेंशन तो आप समझते ही हैं, पेंशन आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती है, चाहे प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मिले चाहे पास्ट एम्प्लॉयर से मिले, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी।
पेंशन दो तरीके से दी जा सकती है, तो अनकम्यूटेड पेंशन यानी मंथली, ये हर महीने दी जा सकती है, अनकम्यूटेड मतलब टाइम टू टाइम, और एक होती है कम्यूटेड पेंशन, लमसम आप एक साथ भी ले सकते हैं पेंशन का पैसा। अगर आप लमसम अनकम्यूटेड पेंशन लेते हैं, हर महीने लेने का ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, दोनों के लिए टैक्सेबल होगा। पर आप कम्यूटेड पेंशन लेते हैं, अगर आप लमसम पेंशन लेने का ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई टैक्स नहीं देना होगा। पर अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो दो केसेस हो सकते हैं, देखा जाएगा आपको ग्रेच्युटी मिली है या ग्रेच्युटी नहीं मिली। अगर आपको ग्रेच्युटी भी मिली है तो जितनी भी आप 100% पेंशन ले सकते थे, 100% पेंशन पहले तो आप ये पता करेंगे कि अगर वो हर महीने वाला ऑप्शन छोड़ देता है तो फिर उसे जितनी भी पेंशन मिल सकती थी होल पेंशन का 1/3 माफ़ हो जाएगा अगर ग्रेच्युटी भी मिली है तो। सपोज़ किसी एम्प्लॉय को आपने 80% पेंशन एक साथ ले ली और इसके बदले उसे 80 लाख रुपये मिले, तो पहले आप ये पता करेंगे कि अगर वो 100% पेंशन ले लेता एक साथ तो कितने रुपए मिलते, तो ये चीज़ 80 के बराबर है, तो 100% कितनी होगी 1 करोड़, राइट, 1 करोड़ आ जाएगा। इसका 1/3 अगर ग्रेच्युटी भी मिली है तो इस होल पेंशन का 1/3 माफ़ होगा, और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिली है तो हाफ अमाउंट माफ़ कर दिया जाएगा। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और कम्यूटेड पेंशन लेते हैं, लमसम पेंशन का ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसे ग्रेच्युटी मिली है या ग्रेच्युटी नहीं मिली। अगर ग्रेच्युटी मिली है तब तो होल पेंशन का 1/3 आप माफ़ करेंगे, और ग्रेच्युटी नहीं मिली है तो होल पेंशन का हाफ माफ़ करेंगे। और हर महीने जो पेंशन मिल रही है अनकम्यूटेड वो तो फुली टैक्सेबल होती है, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को भी कम्यूटेड पेंशन वाली छूट दी जाएगी। नेक्स्ट, टैक्स एग्जेम्पशन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन रिसीव बाय रेसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, सेक्शन 10 सबसेक्शन 18। गैलेंट्री अवार्ड मतलब कोई आपको बहुत साहस का काम किया है, आर्मी के लोगों को मिलता है आर्म फोर्सेस में, तो उन्हें गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं एज रिस्पेक्ट के तौर पे। अगर ये गैलेंट्री अवार्ड किसी को मिला है तो उसे जो पेंशन मिलती है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एनी इनकम बाय वे ऑफ पेंशन रिसीव एन इंडिविजुअल, अगर आपको कोई पेंशन मिल रही है किसी इंडिविजुअल को, एग्जेम्प्ट होगी अगर वो एम्प्लॉय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड, परमवीर चक्र से मिला है या महावीर चक्र से मिला था या वीर चक्र से मिला था, और एनी सच अदर गैलेंट्री अवार्ड, कोई भी ऐसा अवार्ड मिला था जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था इन दिस बिहाफ यानी वीरता के लिए, तो ये जो पेंशन मिलेगी उसको, अगर किसी को वीर चक्र मिला हुआ है, परमवीर चक्र या महावीर चक्र या वीर चक्र या कोई भी ऐसा चक्र मिला हुआ है, कोई भी गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रखा है, तो उसे जो पेंशन मिल रही है हर महीने वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। मान लीजिए उस पर्सन की, उस आर्मी ऑफिसर की तो डेथ हो गई है, तो उसकी फैमिली मेम्बर को भी जो पेंशन मिलेगी वो भी एग्जेम्प्ट होगी। इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच इंडिविजुअल, यानी जैसे ये परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र या कोई गैलेंट्री अवार्ड मिला था, उसकी डेथ हो जाती है। एनी इनकम बाय फैमिली पेंशन, तो परिवार वालों को पेंशन मिलेगी। रिसीव बाय एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ सच इंडिविजुअल शैल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट, उसके लिए भी ये पेंशन माफ़ हो जाएगी। पर यहाँ फैमिली का क्या मतलब है, फैमिली में जीवन साथी आ जाएंगे, उसके बच्चे आ जाएंगे इंडिविजुअल के, पेरेंट्स आ जाएंगे, पेरेंट्स, भाई बहन, सिस्टर इंडिविजुअल और के तभी कवर होंगे जब वो पूरी तरह से होली और पार्टली उस पर डिपेंड करते थे। यानी जीवन साथी और बच्चे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। उसको जो पेंशन मिलेगी उनके परिवार को जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है एग्जेम्प्ट हो जाएगी। पर मम्मी पापा भाई बहन को पेंशन माफ़ तभी होगी जब वो उस पर निर्भर करते थे, उस आर्मी ऑफिसर पर निर्भर करते थे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि कई बार क्या होता है, आर्मी ऑफिसर्स जो भी आर्मी में काम करते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं। कई बार अचानक लड़ाई हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो डेथ तो नहीं हुई है उस पर्सन की, पर वो काम करने के लिए डिसेबल हो गया, वो उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि बहुत टफ ड्यूटी है, तो उसे रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। वो जॉब तो नहीं कर सकता तो उसे रिटायरमेंट दिया जाता है, तो उसे पेंशन तो मिलेगी अब रिटायरमेंट के बाद, तो इसे बोलते हैं डिसेबिलिटी पेंशन। डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है और ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर वो डिसेबल हुआ है, काम करने के लिए नहीं, उस काम के लिए वो अयोग्य हो गया जिस काम को वो कर रहा था किसी रीज़न से, तो डिसेबिलिटी पेंशन के नाम से जो पेंशन उसे मिलेगी वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अपन रिवाइज करते हैं, यहाँ तक आपकी कोई प्रॉब्लम है स्पेसिफिक, यहाँ तक इस पेज नंबर तक आप मेरे साथ से अगर रिवाइज कर रहे हैं तो आप स्पीड पकड़ लीजिए। अब सितंबर में आपका एग्जाम है तो आप उस टॉपिक को कवर करते जाइएगा, और कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।